हम लोग आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के पहले की जो राजनीतिक संस्थाएं गठित की गई थी उनकी बात करेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। उसके पहले कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं जो प्रमुख राजनीतिक एसोसिएशन थे या सोसाइटीज थी उनका गठन जो किया गया था उनकी बात आज हम लोग करेंगे। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने न सिर्फ सामाजिक मुद्दों और धार्मिक मुद्दों की ही बात उठाई थी, बल्कि प्रेस संबंधी बातें भी उन्होंने उठाई थी। कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी बातें भी उन्होंने उठाई थी। जैसे 1823 में जब एडम्स ने प्रेस अधिनियम लाया तो उसका उन्होंने विरोध किया था। उच्चतम न्यायालय में इसके विरोध में याचिका दायर की थी, वो याचिका खारिज हो गई। उसके बाद उसके संदर्भ में उन्होंने प्रिवी काउंसिल में अपील की थी। ठीक इसी प्रकार से जब 1827 में ज्यूरी एक्ट आया जिसमें कि भारतीय हिंदू और मुस्लिम न्यायाधीशों में विभेद किया गया तो उसका भी उन्होंने विरोध किया था। राष्ट्रीय प्रेस के अग्रदूत माने ही जाते हैं। उन्हीं के मित्रों ने 1836 में 1833 में राजा जी का निधन हो गया। 1836 में एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशक सभा। बंग भाषा प्रकाशक सभा यह एक राजनीतिक संगठन था। हालांकि राजा राम मोहन राय ने कोई राजनीतिक संगठन नहीं बनाया था, लेकिन उनके मित्रों द्वारा यह संगठन 1836 में बनाया गया। और इसका कार्य क्या था कि सरकारी क्रियाकलापों की जांच करके और उनके सुधार के विषय में प्रार्थना पत्र सरकार को देना। सरकारी क्रियाकलापों की जांच करके और उसमें सुधार के लिए प्रार्थना पत्र सरकार को देना, यही इसका उद्देश्य था, यही इसका कार्य था। इसके 2 वर्ष बाद ही एक संस्था का गठन हुआ जिसे लैंड होल्डर सोसाइटी कहा जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन 1838 में हुआ। और कुछ लोग इसे भारत की पहली राजनीतिक संस्था मानते हैं, जैसा कि राजेंद्र लाल मित्र जो कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के या ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य थे। और कलकत्ता की बुद्धिजीवियों में एक बड़ा स्तंभ, एक बड़ा हस्ताक्षर उन्हें माना जाता था। तो राजेंद्र लाल मित्र ने लैंड होल्डर सोसाइटी के विषय में कहा था कि मैं लैंड होल्डर सोसाइटी को स्वतंत्रता का अग्रदूत मानता हूँ, अग्रदूत समझता हूँ, क्योंकि इसने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक तरीके से लड़ना सिखाया। इसने लोगों को अपने अधिकारों के प्रति वैधानिक तरीके से लड़ना सिखाया। अभी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किन परिस्थितियों में, कौन सी परिस्थितियां थी जिसमें इस सोसाइटी की स्थापना करनी पड़ी थी? तो वो परिस्थितियां ये थी कि 1793 कार्नवालिस का जो अस्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था, ये चर्चा चल रही थी, अफवाह चल रही थी कि इस अस्थायी बंदोबस्त को समाप्त किया जाएगा। तो इससे जमींदारों का हित जुड़ा हुआ था, तो जमींदार इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो गैर सरकारी अंग्रेज थे, क्योंकि कंपनी के कर्मचारी तो भारत में थे, साथ में कुछ अंग्रेज ऐसे भी आए थे जो यहाँ पे वकीली का पेशा करते थे या प्रेस चलाते थे। तो उस तरह के जो अंग्रेज थे, गैर सरकारी अंग्रेज जिन्हें कहा जाता था, तो उनके लिए एक सुविधा दी गई थी पहले कि प्रांतीय ट्रिब्यूनल, उनके मामलों में, उनके जो फौजदारी मामले हैं, तो प्रांतीय ट्रिब्यूनल के फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते थे। अब वह जो है, यह जो रियायत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का, उसे अब समाप्त किया जा रहा था और ये कहा गया कि ये अपील वो नहीं कर सकते। दरअसल यह होता था कि जब वहाँ अपील करते थे तो वहाँ अधिकांशतः यूरोपियन न्यायाधीश थे, जिससे कि अक्सर वो बरी हो जाते थे। तो यह जो उन्हें विशेष सुविधा मिली हुई थी वह अब समाप्त हो रही थी। तो इससे वो गैर सरकारी अंग्रेज भी खफा थे। और 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था वो समाप्त करने की अफवाह चल रही थी, तो इससे जमींदार खफा थे। तो ये दोनों मिलकर, गैर सरकारी अंग्रेज और जमींदारों ने मिलकर लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। लैंड होल्डर
सोसाइटी की स्थापना की। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना जैसा कि हम सब जानते हैं 1838 में हुआ। इसके जो प्रमुख ब्रिटिश या जो गैर सरकारी अंग्रेज सदस्य थे उसमें विलियम डिकेंस थे। विलियम डिकेंस काभरी या इन्हें क्राबरी या काभरी दोनों नाम है, ठीक। इसके बाद थियोबोल्ड ये प्रमुख अंग्रेज सदस्य थे। इसके जो भारतीय सदस्य थे उसमें प्रसन्न कुमार ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, राजा कालीकृष्ण। तो ये इसके प्रमुख भारतीय जमींदार थे। इन लोगों ने मिलकर 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। जो माफी की जमीनें छीनी जा रही थी उसके संदर्भ में इन लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया और उसे ब्रिटिश सरकार के पास भेजा कि माफी की जमीनें न छीनी जाए। ऐसे ही मॉरिशस में जो भारतीय कुली भेजे जा रहे थे, तो मॉरिशस में भारतीय कुलियों को भेजे जाने का इन लोगों ने विरोध किया। स्टैंप ड्यूटी को कम करने की इन लोगों ने बातें की। बांग्ला भाषा को अदालत में भी बांग्ला भाषा का प्रयोग किया जाए, इस तरह की मांग भी इन लोगों ने की। हालांकि मूलतः यह जमींदारों का संगठन था। इसी बीच क्या हुआ कि 1839 में इंडिगो प्लांटर्स एसोसिएशन बन गया। इंडिगो यानी नील उत्पादक जो थे उन लोगों का एक अलग अपना एसोसिएशन बन गया। चूंकि जो नील उत्पादक थे अधिकांशतः ब्रिटिश थे, तो इसमें से वो ब्रिटिश निकल गए जो नील उत्पादक जमींदार थे, तो थोड़ा सा ये कमजोर हो गया, ठीक। इसमें से अधिकांश लोगों को सरकार ने इस एसोसिएशन से दूर करने का प्रयास किया, जिसमें कि प्रसन्न कुमार ठाकुर को सरकारी वकील बना दिया गया था। तो इस प्रकार यह एसोसिएशन धीरे धीरे समाप्त हो गया। समाप्त 1843 में हुआ मूलतः, क्योंकि 1843 में क्या हुआ कि 1839 में ही एक एसोसिएशन लंदन में बना था, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी करके एक सोसाइटी बनाई गई थी लंदन में भारतीय हितों को ध्यान में रखकर। हालांकि उसमें भारतीय भी थे और ब्रिटिश लोग भी थे। तो भारतीय और ब्रिटिश ने मिलकर ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनाया था 1839 में। और उस सोसाइटी में जो लोग जैसे एडम्स थे, थॉमसन थे, जॉर्ज थॉमसन थे, तो ये लोग मिलकर 1839 में क्या बनाए कि 1839 में बना, ब्रिटेन में बना था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके जो एक नेता थे जॉर्ज थॉमसन, ये जो है जॉर्ज थॉमसन, ये द्वारकानाथ ठाकुर के साथ भारत आया 1843 में। जॉर्ज थॉमसन द्वारकानाथ ठाकुर के साथ 1843 में भारत आए। 1843 में ये भारत आए। इन्होंने भारतीयों से कहा कि ऐसा है कि यहाँ क्या है, आपका शासक विदेशी है, उसके जो परामर्शदाता है वो विदेशी हैं। आपको अगर लंदन में जाकर कोई बात कहनी होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट से या ब्रिटिश नेताओं से, तो उसके लिए भी आपको एक विदेशी चाहिए। अगर आप कलकत्ता में कोई सभा करते हैं तो उसके लिए भी एक विदेशी चाहिए। जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी के संदर्भ में 1838 में कलकत्ता के टाउन हॉल में जो सभा हुई थी उसमें जो प्रमुख वक्ता थे वो विदेशी थे। तो थॉमसन ने कहा कि यहाँ सब विदेशी हैं, ये कब तक चलेगा, आप खुद कब अपना नेतृत्व करने को तैयार होंगे। इसी संदर्भ में 1843 में ये जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी है, इसी की तर्ज पर कलकत्ता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बनी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में बनी। दरअसल इस थॉमसन को काभरी और डिकेंस, जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापकों में से थे, वो लोग इन्हें पसंद नहीं करते थे।
तो एक तरह से लैंड ऑर्डर ये लोग किनारे हो गए, लैंड ऑर्डर सोसाइटी टूट गई। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बन गई। इसके जो प्रमुख थे उसमें द्वारकानाथ थॉमसन तो है ही, थॉमसन की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी। द्वारकानाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ ठाकुर, ठाकुर, प्यारीचंद, प्यारीचंद, तारानाथ, तो ये सारे लोग इस सोसाइटी में थे। जो अंग्रेज थे, थॉमसन थे इसमें, सैमुअल स्मिथ थे, ठीक, डफ थे, अलेक्जेंडर डफ थे। तो ये इसमें भी बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में भी गैर सरकारी अंग्रेज और भारतीय दोनों थे। हालांकि मूलतः ये जमींदारों का ही संगठन अभी भी ये बना हुआ है। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी अभी भी जमींदारों का संगठन बना हुआ है। अब हुआ क्या कि 1846 में द्वारकानाथ ठाकुर, जो कि इसके प्रमुख संस्थापकों में से थे, जिनके साथ जॉर्ज थॉमसन भारत आए थे, तो इनका निधन हो गया। 1846 में द्वारकानाथ ठाकुर का निधन हो गया। तो यह जो है संस्था एक तरह से सुस्त हो गई, निष्क्रिय हो गई। और जो ब्रिटिश समाचार पत्र थे वो जो है लगातार इस सोसाइटी के प्रति लगातार ये कह रहे थे कि यह एक राजनीतिक संगठन है और यह सरकार के विद्रोह को प्रोत्साहित कर रहा है। यह एक राजनीतिक संगठन है, यह सरकार के प्रति विद्रोह को प्रोत्साहित कर रहा है। इसलिए जो इसके गैर सरकारी अंग्रेज मेंबर थे वो अब इस बात से धीरे धीरे डरने लगे और वो इसे किनारा करने लगे। फिर प्यारीचंद मित्र ने किसानों की बात करनी शुरू कर दी, जमींदारों के विरोध में किसानों की बात करनी शुरू कर दी। तो जो जमींदारों का ठाकुर परिवार था वो इससे धीरे धीरे किनारा करने लगा। इस प्रकार यह सोसाइटी धीरे धीरे समाप्त हो गई। ठीक, भोलानाथ चंद्र ने किताब लिखी है और उस किताब में उन्होंने कहा था, दीनानाथ का जीवन चरित्र, उसमें उन्होंने कहा था कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी थी वह धन का प्रतिनिधित्व करती थी और यह जो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी यह क्या करती थी, यह बुद्धिजीवियों का बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती थी। तो भोलानाथ चंद ने यह कहा कि लैंड होल्डर सोसाइटी धन का प्रतिनिधित्व करती थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती थी। इसी प्रकार से इंग्लिशमैन ने लैंड होल्डर सोसाइटी के संदर्भ में कहा था कि सरकार को संगठन और षड्यंत्र में चुनाव करना है। जब लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी तभी इंग्लिशमैन जो पत्र था कलकत्ता का, उसने यह कहा था कि सरकार को संगठन और षड्यंत्र में चुनाव करना है। अगर वह संगठन को मान्यता नहीं देगी तो षड्यंत्र को रोक नहीं सकती। ठीक, अब 1846 तक लगभग ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी निष्क्रिय हो गई। 1853 में नया चार्टर एक्ट आने वाला था, 1833 के बाद। तो ये कहा गया कि अच्छा, दूसरी बात कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का जब गठन हुआ तो इसके कहा जाता है कि सोसाइटी के गठन की जो भूमिका बनाई थी वो 3 ऐसे संगठन थे जिन्होंने इसकी भूमिका बनाई थी। 1838 में एक संगठन बना था, सोसाइटी फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल नॉलेज, सोसाइटी फॉर एग्जीक्यूशन, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन ऑफ जनरल नॉलेज, ये कलकत्ता के जो हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा यह सोसाइटी बनाई गई थी, सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ जनरल नॉलेज। 1828 में डेरेजियो ने एकेडमिक एसोसिएशन बनाया था, डेरेजियो एकेडमिक एसोसिएशन उन्होंने बनाया था और उन्हीं के जो एक तरह से शिष्य थे उन लोगों ने सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ जनरल नॉलेज बनाया। एक संस्था 1848 में बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज के विद्यार्थियों ने बनाया था, एक संस्था स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी।
1848 में स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी यह किसके द्वारा बनाया गया था? ये एल्फिस्टन कॉलेज के, मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया था। इसी की तर्ज पर सोसाइटी फॉर एजुकेशन ऑफ जनरल नॉलेज की तर्ज पर एल्फिस्टन कॉलेज, मुंबई के एल्फिस्टन कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा यह बनाया गया था, और यह जो है हिंदू कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया था। ठीक, दूसरा जो संगठन था पेट्रियाटिक एसोसिएशन। और देश हितैषणी सभा। एक बना था पेट्रियाटिक एसोसिएशन, दूसरा बना था देश हितैषणी सभा। पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो बना था 1839 में, इस एसोसिएशन में भी ब्रिटिश थे और भारतीय थे। इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के अन्यायों के प्रति विरोध करना, उसके अन्यायों का विरोध करना, और इस संदर्भ में 1833 का जो चार्टर एक्ट लागू हुआ है उस चार्टर एक्ट को पूरी तरह से लागू करवाना, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। और फेकविक इसके अध्यक्ष बने थे। फेकविक इसके अध्यक्ष थे, जो कि तेजपुर के जो जिलाधिकारी थे उनके ये एक तरह से मुख्य क्लर्क थे। इनकी अध्यक्षता में पेट्रियाटिक एसोसिएशन बना। आगे चलकर इसे यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन इसका नाम हो गया। यूनाइटेड इंडिया एसोसिएशन। ये देश हितैषी सभा 1841 में बनी थी। संवाद प्रभाकर एक बंगला दैनिक था, एक दैनिक समाचार पत्र था, उसमें विज्ञापन छपवाकर इस देश हितैषी सभा का गठन किया गया था। इसका भी प्रमुख उद्देश्य वही है कि कंपनी सरकार के अत्याचारों से मुक्त कराना, जनता को कंपनी सरकार के अत्याचारों से मुक्त कराना। तो कहा जाता है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के गठन में इन 3 संगठनों ने एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके लिए एक माहौल तैयार किया जिससे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जैसा संगठन बनाया जा सके। ठीक, अब 1853 में नया चार्टर एक्ट आना था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी एक तरह से जमींदारों का संगठन था, निष्क्रिय हो गया था। तब बंगाल में कुछ बुद्धिजीवियों ने बंगाल में एक एसोसिएशन बना, इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन, नामों में थोड़ा सा अंतर देखिएगा। अभी तक जो थे वो सोसाइटियाँ थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी। अब यह है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन और ये कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। सबसे पहले अक्टूबर 1851 में इसने पहल की, कलकत्ता ने पहल की कि एक एसोसिएशन बनाया जाए जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश सरकार को आगे अगले जो चार्टर एक्ट आने वाला है उसके लिए कुछ सुझाव दिए जाए कि ये बातें उस चार्टर एक्ट में हो, हमारे लिए वो बातें अच्छी होंगी, हमारे लिए भारतीय जनता के लिए ये बातें उसमें रखी जाए। जिसमें विधानसभाओं की भी बात की गई कि उनका विस्तार किया जाए, भारतीयों को भी उसमें रखा जाए, गैर सरकारी सदस्यों को भी उसमें रखा जाए। तो ये सारी बातें 1853, इसीलिए इसे चार्टर आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो अध्यक्ष बने राधाकांत देव, अध्यक्ष इसके राधाकांत देव और सचिव इसके बने देवेंद्र नाथ ठाकुर। इसके अध्यक्ष बने राधाकांत देव और सचिव बने देवेंद्र नाथ ठाकुर ने सभी प्रेसिडेंसियों, अन्य जो प्रेसिडेंसियाँ थी जैसे बम्बई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी, तो उन प्रेसिडेंसियों के प्रमुख व्यक्तियों को उन्होंने पत्र लिखा कि जिस प्रकार का हमने एक एसोसिएशन बनाया है उसी प्रकार का आप लोग भी एक एसोसिएशन बनाकर ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश पार्लियामेंट को स्मृति पत्र अगले आने वाले चार्टर के लिए भेजिए। ठीक, तो इस पत्र पर सबसे पहले जो संज्ञान लिया गया था वो पूना द्वारा लिया गया था। यह तो बना ही पूना में दक्कन एसोसिएशन बना।
दक्कन एसोसिएशन। सबसे पहले फरवरी 1852 में दक्कन एसोसिएशन पूना ने बनाया। पूना ने सबसे पहले संज्ञान लिया और दक्कन एसोसिएशन का गठन किया। इस दक्कन एसोसिएशन जो अध्यक्ष थे गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है, उनकी उपाधि है। तो गोपाल हरि देशमुख इसके अध्यक्ष बने। उनकी अध्यक्षता में दक्कन एसोसिएशन का गठन हुआ इसकी तर्ज पर, लेकिन सरकार ने दबाव डालकर उसको बंद करा दिया। यह एसोसिएशन बहुत दिन नहीं चला, सरकार ने दबाव डालकर इसको बंद करा दिया। इसके बाद मद्रास में इसकी तर्ज पर एक एसोसिएशन बना, इसकी एक शाखा बनी। मद्रास में कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक शाखा बनी। आगे चलकर उसने जो है जुलाई 1852 में अपना नाम मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर लिया। जो मद्रास में शाखा बनी थी इसकी, उसमें 2-4 महीने बाद ही उसने अपना नाम मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर लिया। उसके अध्यक्ष CY मुदालियर थे और रामानुजाचार्य उसके सचिव थे। उसके बाद बम्बई ने संज्ञान लिया और बम्बई में बम्बई एसोसिएशन, बम्बई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना, जिसे बम्बई एसोसिएशन भी कहा जाता है। तो बम्बई एसोसिएशन बना 1852 अगस्त 1852 में। लक्ष्मी उसमें जीजी भाई अंडेरी उसके अध्यक्ष थे और जो शंकर सेठ उसके वास्तविक अध्यक्ष थे। तो शंकर सेठ की अध्यक्षता में वहाँ बम्बई में भी एक एसोसिएशन बन गया। ये एसोसिएशन जो बना, ये तीनों प्रेसिडेंसियों में जो एसोसिएशन बने हैं, वो कलकत्ता में जो इंडियन एसोसिएशन बना, बम्बई एसोसिएशन बना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना, इन तीनों ने चार्टर एक्ट के संदर्भ में ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश सरकार को अपना ज्ञापन दिया, अपना स्मृति पत्र दिया। साथ में ही इन सभी एसोसिएशनों ने 1857 विद्रोह का विरोध किया। ये तीनों एसोसिएशन 1857 विद्रोह का विरोध किए थे, ठीक। और हालांकि इसमें से जो कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन है वो अन्य मुद्दों पर भी काफ़ी सक्रिय रहा था शुरू के दिनों में। तो उसको देखा जाए, कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राधाकांत देव, सचिव हैं देवेंद्र ठाकुर। इसने सबसे पहले तो चार्टर एक्ट के संदर्भ में बातें की, 1857 विद्रोह का विरोध किया। फिर इसने 1860 में जो नील विद्रोह हुआ था बंगाल में, नील जो उत्पादक थे, नील जो खेतिहर थे, उनके खेतिहरों ने जो विद्रोह किया था 1860-61 में, 59 से जो शुरू हुआ था नील विद्रोह, दिगंबर नाथ मित्र आदि ने उसका नेतृत्व किया था। तो उसमें इसने कहा था कि इसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाए। उसका विरोध इसने नील विद्रोह के साथ ही एसोसिएशन खड़ा था और जांच के लिए कमेटी बनाने की मांग की थी। बंगाल में जो अकाल पड़े थे उसमें भी इसने सहायता की थी, अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता की थी। इसने इस बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने जो सिविल सर्विस आंदोलन है शुरू के 1876 से पहले के आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1876 के बाद तो इंडियन एसोसिएशन उसका नेतृत्व करता है, उसके पहले का नेतृत्व कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने किया, ठीक। अब मद्रास में इसकी जो शाखा बनी, मद्रास में शाखा बनी और इसी शाखा को कहा गया मद्रास नेटिव एसोसिएशन। नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष CY मुदालियर और सचिव V रामानुजाचार्य थे। और इसकी जो स्थापना थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने निभाई थी। तो एक तरह से संस्थापक इसके कहें तो गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। आगे चलकर 1868 में इनका जब निधन हो गया, गुजलू नरसू चेट्टी का जब 1868 में निधन हो, 1868 में जब इसका निधन हो गया तो एक तरह से ये निष्क्रिय हो गया, हम लोग मद्रास की बात कर रहे हैं। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बाद मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में होगा, तो उसकी भी भूमिका हम लोग इसके साथ ही देख रहे हैं। तो इनका निधन हो गया तो एक तरह से ये निष्क्रिय हो गया
और युवा इससे अधिकांशतः नाराज हो गया। इसी बीच मद्रास में चिंगलपुर कांड हुआ और सलेम दंगा मुकदमा चला। चिंगलपुर कांड में क्या था कि वहाँ काश्तकार जो है वहाँ के तहसीलदार को घूस नहीं दिए थे, इसलिए उनकी जमीनें जब्त की गई थी। और सलेम दंगा में बहुत सारे निर्दोषों को सजाएं दी गई थी। तो इसके विरोध में मद्रास के बुद्धिजीवियों में उस समय तत्कालीन 1880 के बाद की ये घटनाएं हैं, तो उस समय मद्रास में जो बुद्धिजीवी थे वो अब इस सिचुएशन को सक्रिय करना चाह रहे हैं। लेकिन तभी क्या हुआ, कारमाइकेल जो कि मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसकी जो गवर्नर की जो परिषद थी, काउंसिल थी, उसके एक मेंबर थे, वो वहाँ से रिटायर हो गए थे। तो उसके लिए एक अभिनंदन पत्र ये तैयार करना चाहता था और एक कुछ सदस्य कह रहे थे कि कारमाइकल ने ऐसा क्या किया है कि उनका अभिनंदन किया जाए। तो इसी को लेकर एक ग्रुप इसमें से निकला और उसने मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में किया। तो मद्रास महाजन सभा का गठन हो गया 1884 में। मद्रास महाजन सभा बना 1884 में। मद्रास महाजन सभा के जो लोग अध्यक्ष हैं, पी रंगैया नायडू इसके अध्यक्ष हैं। सचिवों में राघवाचारी और आनंद चावलू थे। तो इसके जो अध्यक्ष हैं पी रंगैया नायडू। अब मद्रास की बात हो रही थी इसलिए मद्रास को इस कड़ी से जोड़ दिया। अध्यक्ष इसके हैं पी रंगैया नायडू और सचिवों में 2 सचिव इसके हैं। एक हैं राघवाचारी और आनंद चावलू। इसके संस्थापकों में सुब्रमण्यम अय्यर, सी सुब्रमण्यम अय्यर और जी सुब्रमण्यम अय्यर दोनों लोग इसके संस्थापकों में भी थे। मद्रास महाजन सभा ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने काम और किया था। इसके पहले वाले जो संस्था थे मद्रास में नेटिव एसोसिएशन ने ये कहा कि जो यहाँ के ब्रिटिश अधिकारी हैं वो काश्तकारों से जब लगान वसूल करते हैं तो उनके साथ काश्तकारों पर ज्यादती करते हैं। काश्तकारों से जब लगान वसूली करते हैं तो ब्रिटिश अधिकारी काश्तकारों पर ज्यादती करते हैं, जिसके लिए एक जांच कमेटी बनाई गई थी जिसे टाइचर कमीशन भी कहा गया। तो ये अगर कहा जाए कि टाइचर कमीशन कहाँ गठित हुआ था तो मद्रास में गठित हुआ था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ने जो आरोप लगाया था कि ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा काश्तकारों पर अत्याचार किया जाता है, उसकी जांच के लिए वो बना था। हालांकि ब्रिटिश अधिकारी नेताओं से उस समय नाराज हो गए थे। ठीक, तो मद्रास महाजन सभा 1884 में गठित हुआ। दिसंबर 1884 में इसका 29 दिसंबर 1884 से 3 जनवरी 1885 तक इसका पहला अधिवेशन हुआ मद्रास में। उसी समय थियोसॉफिकल सोसाइटी का भी वहाँ अधिवेशन हो रहा था। मद्रास मेला वहाँ लगा हुआ था। उसी मेला के दौरान इसका अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में इसने मांगे क्या की कि विधान परिषदों में सुधार किया जाए, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाए। पृथक जो शक्तियों का पृथक्करण है यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया जाए, साथ ही खेतिहर वर्गों की हालत को सुधारा जाए। ये इसकी प्रमुख मांगे थी उस अधिवेशन की। दिसंबर 1884 से 3 जनवरी 1885 तक इसका जो अधिवेशन मद्रास में हुआ था। और इस मद्रास महाजन सभा के लोगों ने रिपन जब रिटायर हुए तो उनका एक अभिनंदन पत्र लेकर इसका टीम जो है वो गई बम्बई। वहाँ बम्बई के जो नेता थे, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो नेता थे, मेहता थे, तेलंग थे, तो तैयब जी थे, तो उन लोगों से उनकी मुलाकातें हुई और वहाँ ये बातचीत हुई कि एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाए। ठीक, हालांकि इसके पहले यह राष्ट्रीय सम्मेलन की बात 1883 में सूर्यनाथ बनर्जी कर देते हैं। तो ये मद्रास की सभा एसोसिएशन थे। अब बम्बई में बॉम्बे एसोसिएशन बना। तो बॉम्बे एसोसिएशन में जो ऑनरेरी अध्यक्ष थे वो थे आपके जीजी भाई, जमशेद जीजी भाई।
और जो वास्तविक अध्यक्ष थे वो थे शंकर सेठ। ठीक, और लक्ष्य में इसमें जो है बॉम्बे एसोसिएशन 1851 में कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था, इंडियन एसोसिएशन, और बॉम्बे एसोसिएशन 1852। अंडेरी अध्यक्ष हैं जमशेद जीजी भाई, और वास्तविक अध्यक्ष हैं शंकर सेठ। तो वास्तविक अध्यक्ष शंकर सेठ। इसने भी एक स्मृति पत्र 1853 के लिए भेजा, और इस स्मृति पत्र को भेजने के साथ ही इसने 1857 के विद्रोह का मुखालफत की कि 1857 विद्रोह नहीं होना चाहिए। दरअसल ये जितने भी एसोसिएशन हैं, ये अभी भी ये बात समझिए कि अभी राष्ट्रीय आंदोलन नहीं शुरू हुआ है। ये जो एसोसिएशन है ये सिर्फ कानून में सुधार की बात कर रहे हैं, ये स्वतंत्रता और स्वराज की बात नहीं करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी राष्ट्रीय आंदोलन एक तरह से शुरू नहीं हुआ है। ये राष्ट्रीय आंदोलन के पहले की भूमिकाएं हैं, जो कुछ बुद्धिजीवियों द्वारा, जो कि अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से ब्रिटिश लोगों को ब्रिटेन में अधिकार प्राप्त है, वैसे ही भारतीय लोगों को भारत में अधिकार प्राप्त होने चाहिए। तो इसकी लड़ाई ये एसोसिएशन लड़ रहे हैं। तो बॉम्बे एसोसिएशन में अब उस समय एक आंदोलन चल रहा था जिसे हम आयकर आंदोलन कहते हैं या लाइसेंस कर कहते हैं। उस समय 1860 के पहले 1853 में एक सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया था कि जो डॉक्टरी पेशा कर रहे हैं, जो वकीली पेशा कर रहे हैं, इन लोगों से एक लाइसेंस कर लिया जाए, जिसका विरोध किया गया। सबसे मुखर विरोध कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन द्वारा। यह एसोसिएशन, बॉम्बे एसोसिएशन, इसका विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि इसके जो मेंबर थे वो बहुत ही नरम दलीय थे, वो सरकार से सीधे टकराना नहीं चाहते थे, तो इसलिए ये विरोध नहीं कर पाए। और धीरे धीरे ये संगठन एक तरह से निष्क्रिय होता चला गया। 1865 में इनका शंकर सेठ का निधन जब हो गया, तो शंकर सेठ के निधन के पश्चात 1865 में इनका निधन हो गया। इसके बाद 1867 में ब्रिटेन से नौरोजी फरदोंजी आए। 1867 में ब्रिटेन से नौरोजी फरदोंजी आए, और इन्होंने फिर इस एसोसिएशन को सक्रिय करना चाहा, और इसके जो अध्यक्ष बने वो मंगलदास नाथू भाई बने, और खुद फरदोंजी सचिव बने। तो अध्यक्ष जो बने मंगलदास नाथू भाई, और जो सचिव, ये खुद सचिव बने। तो इस तरह से 1867 से कम से कम 5-6 साल तक यह एसोसिएशन सक्रिय रहा। फिर उसके बाद इसमें धीरे धीरे ये नरम दलीय होता गया। हालांकि इसकी जो मांगें थी, सिविल सेवा में सुधार की मांगें थी। एक मांग इसने ये की थी कि भारत में जो वित्त सचिव नियुक्त किया जाए वो कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त किया जाए। भारत में जो वित्त सचिव नियुक्त किया जाए, ये इसकी मांग थी। ये ध्यान रखिएगा, ये बॉम्बे एसोसिएशन की मांग थी कि भारत में जो वित्त सचिव नियुक्त किया जाए वह कोई प्रशिक्षित व्यक्ति नियुक्त किया जाए। इसी तरह से इसने ये मांग की थी कि भारतीय मामलों की जांच के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए। भारतीय मामलों की जांच के लिए एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, ये बात बॉम्बे एसोसिएशन द्वारा की गई थी। विधान परिषदों का पुनर्गठन किया जाए, यह कहा ही था। साथ में यह भी कहा था कि सेना में व्यय को कम किया जाए, सेना पर जो व्यय है उसको कम किया जाए, विधान परिषदों का पुनर्गठन किया जाए। ये बातें बॉम्बे एसोसिएशन द्वारा इन लोगों की अध्यक्षता में ये बातें कही गई थी। मंगलदास नाथू भाई बंगाल के सबसे धनी लोगों में से उस समय थे, तो ये लोग सीधे सीधे आंदोलन में भाग नहीं लेते थे, घर बैठे मीटिंग हो जाती थी। तो जो युवा तबका था वो इनसे अब नाराज होने लगा, जिसमें मेहता थे, तेलंग थे, तैयब जी थे। तो इन लोगों ने, रनाडे थे, तो इन लोगों ने मिल के टाउन एसोसिएशन बनाया 1871 में। लेकिन उसी साल रनाडे को छोटा जज बना दिया गया, तो चले गए। तो इस तरह से
वो टाउन एसोसिएशन नहीं चल पाया। इसी समय क्या हुआ कि बम्बई नगर पालिका में भ्रष्टाचार के विरोध में एक रिफॉर्म एसोसिएशन बना और रेंट पेयर्स एसोसिएशन बना, जिसे रिफॉर्म एसोसिएशन कहा गया। उसके विरोध में सरकार ने विनायक शंकर सेठ, इनका तो निधन हो गया था, जो शंकर सेठ का 1865 में निधन हो गया, लेकिन अब उनके उत्तराधिकारी जो हैं विनायक शंकर सेठ, उनको सरकार ने उस रेंट पेयर्स एसोसिएशन के विरोध में खड़ा किया। आगे चलकर विनायक शंकर सेठ से इन लोगों का झगड़ा हो गया और अंततः जो है 1875 में मंगलदास नाथूभाई और फर्दुंजी दोनों ने इस एसोसिएशन से इस्तीफा दे दिया। इस प्रकार ब्रिटिश बम्बई एसोसिएशन निष्क्रिय हो गया। तब जाके बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बना 1885 में। दरअसल 1883 में जो रुई था उसका आयात शुल्क कम कर दिया गया था। इसके विरोध में, क्योंकि इसमें से अधिकांश व्यापारी हैं, इसके विरोध में एक सभा हुई और उस सभा में मंगलदास नाथूभाई ने कहा या तो बॉम्बे एसोसिएशन को सक्रिय किया जाए या एक नया संगठन बनाया जाए। तब बदरुद्दीन तैयबजी तेलंग मेहता के नेतृत्व में जमशेदजी जीजी भाई के घर पे एक बैठक हुई और उसी बैठक में बॉम्बे एसोसिएशन का गठन कर दिया गया 1885। ठीक, अब एक एसोसिएशन और बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम पूना सार्वजनिक सभा कहते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, इसके पहले एक पूना एसोसिएशन बना था। पूना सार्वजनिक सभा से पहले पूना एसोसिएशन बना था। पूना एसोसिएशन 1867 में गणेश नाटू की अध्यक्षता में ये बना था, लेकिन 1869 तक ये चला, उसके बाद समाप्त हो गया। तब पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बना। 1870 में पूना सार्वजनिक सभा बना। 1870 में जो पूना सार्वजनिक सभा बना था, इस सभा के संस्थापकों में गणेश वासुदेव जोशी, जिन्हें सार्वजनिक काका भी कहा जाता था, रानाडे बाद में इसमें आके जुड़े, चिपलूणकर, तो गणेश वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी, चिपलूणकर, रानाडे इसमें बाद में आके जुड़ते हैं, साठे और फिर रानाडे। अब इस जो सभा है, इसके ये और ये रानाडे इसके मस्तिष्क माने जाते हैं। इस सभा के रानाडे मस्तिष्क माने जाते हैं। इस सभा के रानाडे मस्तिष्क माने जाते हैं और गणेश वासुदेव जोशी इसके प्राण माने जाते हैं। इसके प्राण माने जाते हैं। इस सभा की सदस्यता के लिए, अब देखिए सदस्यता में भी जो बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, उसका सदस्यता शुल्क 50 रुपये था। ठीक, और इसका सदस्यता शुल्क है कि वर्ष में 1 दिन की आय सदस्यों को सदस्यता शुल्क के रूप में देनी है। सदस्य कैसे बनना है, इसमें कहा गया कि 50 लोगों के हस्ताक्षर का एक मुख्तरनामा सदस्य को देना होगा कि वो 50 लोग ये कहेंगे कि सार्वजनिक मामलों में हमारी तरफ से ये बोलने के लिए और कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। तो एक तरह से वो 50 लोगों का प्रतिनिधित्व सदस्य करता था, तो 50 लोगों के हस्ताक्षर का मुख्तरनामा देना पड़ता था, तब आप सदस्य बन सकते हैं। ठीक, दूसरी बात यह कहता है कि हम सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ संगठन है। इसने अपने को कहा था कि सरकार और लोगों के बीच हम मध्यस्थ संगठन है और भारतीय जनता के हित को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। तो सदस्यता आपने देख लिया। फिर इसने एक और अच्छी बात कही थी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के 16 प्रतिनिधि होने चाहिए। तीनों प्रेसिडेंसियों से तीनों प्रेसिडेंसियों से 4 प्रतिनिधि जाएं, 2 उत्तर पश्चिम प्रांत से और एक जो मध्य प्रांत था उससे, उस समय 2 और प्रांत बन गए थे, तो कुल 3 प्रेसिडेंसियां, 2 प्रांत 5 हो गए थे। तो 4 प्रेसिडेंसियों से 2 यहाँ से, यानी 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत के हों। उसने कहा कि जो पुर्तगाल है, स्पेन है, उनके जो उपनिवेश हैं, उन उपनिवेशों के प्रतिनिधि उनकी पार्लियामेंट में हैं,
तो हमारे भी प्रतिनिधि पार्लियामेंट में होने चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट है अभी भी, जो वर्तमान पार्लियामेंट है ब्रिटेन की, वह भारतीय मामलों पे समय नहीं दे पाती है, और हमारे प्रतिनिधि रहेंगे तो वो भारतीय मामलों की वहाँ बात उठाएंगे। तो यह बात पूना सार्वजनिक सभा ने कही थी। पूना सार्वजनिक सभा कीर्तन पार्टियां अपने साथ रखती थी, किसानों के मुद्दे उठाती थी। 1872 से 76 के बीच जो अकाल पड़े थे, उन अकालों में इसने जो राहत कार्य किया, उसकी सिर्फ जनता ने नहीं बल्कि सरकार ने भी इसकी प्रशंसा की थी। ठीक, तो सदस्यता शुल्क के विषय में हम लोगों ने देख लिया। शुरू में यह स्थानीय सवालों को उठाती थी, बाद में इसने देशव्यापी सवालों को भी उठाना शुरू किया। तो इस प्रकार पूना सार्वजनिक सभा की बात हो गई। रानाडे इसके प्रमुख मेंबर हैं, और रानाडे को क्या किया गया कि रानाडे एक छोटा जज थे, 1871 में इन्हें जज बनाया गया। तो रानाडे को धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ने वहाँ से पहले पूना में नियुक्त किए हुए थे, उसके बाद इन्हें नासिक भेजा गया। नासिक भी ब्राह्मणों का गढ़ था, तो इन्हें धूले भेज दिया गया। ये सार्वजनिक सभा के विषय में बहुत काम न कर पाए। क्वार्टरली जनरल सार्वजनिक सभा द्वारा एक पूना सार्वजनिक सभा द्वारा एक पत्र, साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया जाता था, त्रैमासिक प्रकाशित किया जाता था। उसमें रानाडे के लेख होते थे। पूना सार्वजनिक सभा ने आगे चलकर जब 1877 में जो दिल्ली दरबार हुआ था, उस दिल्ली दरबार में पूना सार्वजनिक सभा के प्रतिनिधि गए थे, और इसने वहाँ जो भी राजवाड़े राजा उपस्थित हुए थे उन सबसे ये मिले, और उन सबको भारत की एक संसद के रूप में कहा कि आप सभी लोग भारत की संसद हैं, आप सब लोगों से मिलकर एक भारत की संसद, आप लोग अपने को भारत की संसद समझिए, और भारत के सार्वजनिक मुद्दों पर आप लोग ब्रिटिश सरकार से बात कीजिए। यह काम पूना सार्वजनिक सभा ने किया था। वहाँ के जो भी दरबार में राजवाड़े गए थे, उन लोगों से, राजा गए थे, उन लोगों से पूना सार्वजनिक सभा के प्रतिनिधियों ने मिला था। और सूर्यनाथ बनर्जी भी हिंदू पैट्रियाट के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ गए हुए थे, संवाददाता के रूप में, और उन्होंने नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन वो किया। उस नेटिव प्रेस एसोसिएशन के गठन में पूना सार्वजनिक सभा ने भी उनका सहयोग किया, और दिसंबर 1876 में इसका गठन हुआ, और जनवरी 1877 में इसका जो पहला अधिवेशन हुआ नेटिव प्रेस एसोसिएशन का, ये पहला अखिल भारतीय संगठन है। अभी तक ये कोई भी अखिल भारतीय संगठन नहीं है, सब क्षेत्रीय संगठन है। पहला जो अखिल भारतीय संगठन बनता है वह नेटिव प्रेस एसोसिएशन 1876, दिसंबर 1876 में। जनवरी 1877 में उसका पहला अधिवेशन होता है कलकत्ता में। फिर मार्च 1977 में उसका दूसरा अधिवेशन पूना सार्वजनिक सभा के नेतृत्व में मुंबई में होता है। ठीक, आगे हम लोग इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन और एंग्लो इंडियन डिफेंस एसोसिएशन, इंडियन यूनियन, इन सब की बात हम लोग करेंगे। अगर उसकी बात करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो दूसरे पार्ट में हम लोग इसके बाद के जो एसोसिएशन है उनकी बातें करेंगे।